अब एक नॉर्मल इंसान को हो सकता है ना पता हो कि क्यों चलती है पवन, लेकिन एक ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट को जरूर से इसके बारे में पता होगा। एंड यहां पे ज्योग्राफी क्या करता है, इसी बात को समझने का ट्राई करता है कि कैसे हमारे अर्थ के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग चीजें होती हैं। दोस्तों ज्योग्राफी में जब भी आप किसी चीज की स्टडी करोगे, ज्योग्राफी को हमेशा 3 बातें पूछनी है आपसे, ठीक है। आप मान लीजिए जब भारत में चुनाव होते हैं तो वहां पे भी एक बहुत ही बड़ा रोल है ज्योग्राफी का। कैसे? क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों दहकता है मन, ना तुम जानो ना हम। यार ये सॉन्ग बहुत पॉपुलर है ना, और अगर मैं आपको बताऊं ये सॉन्ग बड़ा ज्योग्राफिकल भी है तो आप कहोगे क्या सर कैसी बकवास कर रहे हो। देखो मैं ऑनेस्टली बताता हूं, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, है ना। तो जब हम बात करते हैं ना इस पूरे एनवायरमेंट की, तो ऑटोमेटिकली उसका रिश्ता किससे निकल आता है? हमारे ज्योग्राफी से। अब एक नॉर्मल इंसान को हो सकता है ना पता हो कि क्यों चलती है पवन, लेकिन एक ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट को जरूर से इसके बारे में पता होगा। और तभी तो कहते हैं ना दोस्तों कि लाइफ के अंदर देखो ज्योग्राफी को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो आपके एनवायरमेंट की खूबसूरती है उसको बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाओ और समझ पाओ कि एक्चुअली आपके आसपास एग्जिस्ट क्या करता है। तो स्वागत है आप सभी का वापस से आपके प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। मेरा नाम है कुणाल और मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका मेंटोर, आपका गाइड, आपका बड़ा भाई, जो चाहे आप बुला सकते हो, ठीक है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि आखिरकार ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, खासकर अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको आखिरकार क्यों पढ़ना चाहिए और आपके लाइफ में ये आपको आगे कैसे मदद करने वाला है। एक और खास बात बताऊं तुम्हें ज्योग्राफी के बारे में, यार ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर एक की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। होते ना हमारे लाइफ में कुछ लोग जो अपनी जिंदगी को छोड़ के बाकी सब में इंटरेस्टेड होते हैं, तो हमारा ज्योग्राफी कुछ ऐसा ही है। इसका रिश्ता हर एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा, और ये रिश्ता क्या कहलाता है इसी को हम यहां पे एनालाइज करेंगे छोटे से प्यारे से वीडियो में। सो वेलकम टू द कंप्लीट चैप्टर रिकैप, जहां पे हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही छोटे एंड स्मॉल ड्यूरेशन के वीडियोस के साथ आपका एकदम कंप्लीट रिकैप, ताकि आप जब अपने एग्जाम्स में बैठो, आपको एक यूजफुल रिसोर्स चाहिए हो, तो आप क्या कर पाओ, इन वीडियोस को देख पाओ और अपना क्विक रिवीजन कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, कम समय में इफेक्टिव तैयारी की शुरुआत करते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक वीडियो को देखना अच्छे से। होपफुली यार आपके जितने डाउट्स हैं चैप्टर को लेकर के वो काफी हद तक जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मिल करके एक बढ़िया डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के थ्रू जो है ट्राई करेंगे इस पूरे चैप्टर को समझने का। सो बच्चों, हम लोग क्या बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना। हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एज अ डिसिप्लिन। देखो अभी तक क्या था कि आपने जब तक क्लास 10th में ज्योग्राफी को पढ़ा होगा तो 20 नंबर की ज्योग्राफी आती थी आपके एसएसटी नामक सब्जेक्ट में, जिससे आपका बहुत ज्यादा अच्छा बनता नहीं था, है ना, उसके साथ आपकी अच्छी रिश्तेदारी थी नहीं। तो सोशल साइंस के अंदर 20 नंबर का ही कंपोनेंट आता था ज्योग्राफी का, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप क्लास 11th एंड 12th के अंदर इसको एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ते हो, एज अ डिसिप्लिन पढ़ते हो, ठीक है। और क्यों इसे एक डिसिप्लिन कहा जाता है, अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट कहा जाता है, यही हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ बात करेंगे भैया ज्योग्राफी आपको क्यों पढ़ना चाहिए, एंड ज्योग्राफी बाकी डिसिप्लिन या बाकी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कैसे होता है, जुड़ता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों, चलो यार स्टार्ट करते हैं वन शॉट रिकैप से रिवीजन करना। ये आपके अपने दोस्त हैं, आपके साथ आपकी तैयारी में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिरकार ज्योग्राफी है क्या। हाउ डू यू डिफाइन ज्योग्राफी। आप ज्योग्राफी का अगर वर्णन करें तो आप इसे कैसे समझाएंगे। देखिए, जो लोग इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उन सभी ने एक बड़ा कॉमन डेफिनेशन दिया है। वो कहते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स कहां रहते हैं, इस पृथ्वी पे रहते हैं, और इस पृथ्वी के डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यहां पे ज्योग्राफी। सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द को किसने कॉइन किया था, यहां पे इराटोस्थीनिस नाम के एक ग्रीक स्कॉलर ने। तो एक बड़े जबरदस्त ग्रीक स्कॉलर थे इराटोस्थीनिस। उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी जो है वो, उसका मतलब क्या है बच्चे, बहुत ही सिंपल शब्दों में, कि जियो माने अर्थ और ग्राफोस माने इसका डिस्क्रिप्शन। तो अकॉर्डिंग टू इराटोस्थीनिस, इन्होंने सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया। ज्योग्राफी का मतलब था कि यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड यहां पे ज्योग्राफी क्या करता है, इसी बात को समझने का ट्राई करता है कि कैसे हमारे अर्थ के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग चीजें होती हैं, जो फिनोमिनाज होते हैं दोस्तों, वो आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी बातें आप ज्योग्राफी में अंडरस्टैंड करते हो। तो ज्योग्राफी पढ़ने का गोल क्या है, अर्थ को एज अ सिस्टम अंडरस्टैंड करना। किसके फॉर्म में, नेचुरल एंड सोशल फिनोमेना के इंटर रिलेटेड फॉर्म्स में। मतलब किस तरीके से पृथ्वी पे जो हलचल होती है, चाहे वो पर्यावरण के अंदर हो, चाहे वो ह्यूमन सोसाइटी में हो, उसको आपस में जोड़ के देखना, उसके कॉज को अंडरस्टैंड करना, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों पे गौर फरमाना किसका काम है, हमारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी का, ठीक है। चलिए,
तो दोस्तों कहानी की थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे अगर आप बात करिए अर्थ की, तो अर्थ के ना मतलब अर्थ एक मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अर्थ के अंदर कई सारी चीजें हैं, मतलब वो चीजें भी है जो पर्यावरण के अंदर आपको नेचुरली मिलती है, मतलब जिसको प्रकृति ने बनाया है, और साथ ही साथ बेटा वो चीजें भी हैं जिसको ह्यूमंस ने बनाया है। तो अगर मैं बात करूं हमारे अर्थ की नेचुरल चीजों का डिस्क्रिप्शन करने वाले विज्ञान की, जिसको आप नेचुरल साइंसेस कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जियोलॉजी हो गया, पत्थरों के बारे में स्टडी करना, पीडोलॉजी हो गया, सॉइल के बारे में स्टडी करना, ठीक है, ओशनोग्राफी हो गया, मतलब ओशंस के बारे में स्टडी करना, बॉटनी हो गया, जब आप जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हो, खासकर पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हो, जूलॉजी में आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, मेट्रोलॉजी हो गया, और या फिर सोशल साइंसेस जो कि हमारे इंसानों के द्वारा बनाई गई सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सभी अगर आप देखोगे तो हमारे पृथ्वी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को यहां पे स्टडी करते हैं। अलग अलग आप कह सकते हो, मतलब कहते हैं ना कि हर एक चीज का मतलब मल्टीपल आप कह सकते हो बेटा एस्पेक्ट होता है, मल्टीपल आप कह सकते हैं कि उसका एक अपना फीचर होता है, और इन सभी फीचर्स को अगर कोई स्टडी कर रहा है तो हमारी ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो अपने कंटेंट वाइज, अपने सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से बाकी दूसरे विषयों से अलग जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी आपस में काफी जुड़ी हुई है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे बॉटनी की, तो बॉटनी में आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, और पेड़ पौधे किसका पार्ट है दोस्तों? हमारे आसपास के पर्यावरण का, हमारे एनवायरमेंट का। और मैंने क्या बताया था आपको कि जब आप एनवायरमेंट, आप अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, दैट मींस आप ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप साइंस सब्जेक्ट के अंदर बॉटनी पढ़िए या इसको ज्योग्राफी से रिलेट करके बात करिए, कुल मिलाकर के आप देखोगे कि ज्योग्राफी आपको हर तरीके से किसी ना किसी सब्जेक्ट से कनेक्टेड मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे ज्योग्राफी को जो है अपना डेटाबेस कहां से मिलता है? दोनों जगह से, नेचुरल साइंस से भी और सोशल साइंस से भी। यानी समाज के अंदर जो प्रेजेंट डिफरेंट चीजें हैं उनको भी ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करता है, उनका बढ़िया पढ़ता है उसको, और जो हमारी नेचुरल साइंसेज हैं उनसे भी जितना डेटा इंफॉर्मेशन मिलती है उन सभी को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद ज्योग्राफी एनालिसिस का सब्जेक्ट है, क्या करता है? उसकी स्टडी करता है, उसका अध्ययन करता है, एनालिसिस करता है, और तब आपको जो है चीजों को समझाता है। तभी यार ज्योग्राफी इतना खास बन जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब आगे मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के साथ खासियत यह है कि ये कॉज एंड इफेक्ट दोनों का स्टडी करता है। कॉज मतलब क्या कारण था किसी चीज का, प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। मान लीजिए हमने पढ़ा कि हिमालय जो है प्लेटों के टकराने से बने, कि भाई जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी टूट करके जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई तब हिमालय का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो जब आप ज्योग्राफी में इस बात को पढ़ोगे तो आप पहले तो उसका कॉज पढ़ोगे, भैया क्या इसके पीछे का कारण था और इसका इफेक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है। तो ये कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप अगर आप देखते हो तो हम ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। एक ज्योग्राफर आपको जो है ना दोनों बातें समझाएगा। अगर हम बात करें फिजिकल ह्यूमन फिनोमेना की तो दोनों बदलते रहते हैं, और बदलाव को समझाना अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। चलिए, अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं हमारी ह्यूमन बींग्स की। आपको याद होगा पहले के जमाने में जब अर्ली मैन हुआ करता था, यार वही अर्ली मैन जो पत्ते पहनता था, वो तो बहुत बात की बात है, पहले वो भी नहीं पहनता था, ठीक है। तो पूरे टाइम हु ऐसा करना है ना, या फिर आप कह सकते हो पूरे टाइम फूल पत्ती तोड़ के खाना या छोटे मोटे जानवर मार के खा लेना। तो उस टाइम पे जो हमारी अर्ली ह्यूमन सोसाइटी थी वो नेचर या प्रकृति पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। मतलब अब ये मान लीजिए कि हम नेचर से डरते भी थे, नेचर का सम्मान भी करते थे, और नेचर जो हमें दे देता था उसी से अपनी जिंदगी को बिता लेते थे, ठीक है दोस्तों। नाउ अब अगर आप देखोगे तो इस इंटरैक्शन को जो नेचर और ह्यूमंस के बीच में था और ये कैसे बदलता गया समय के साथ साथ, दोस्तों इसे ज्योग्राफी स्टडी करती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि व्हाट ज्योग्राफी स्टडीज, क्या पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी आप देखिए ना, समय के साथ बदलते हुए इस रिश्ते को भी ज्योग्राफी स्टडी करती है। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब समय बदला तो आपने देखा कि टेक्नोलॉजी का जो है काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, जिसको आज आप टेक्नोलॉजियां कह के बुलाते हो, है ना। तो टेक्नोलॉजी या तकनीक का डेवलपमेंट हुआ। जब तकनीक ज्यादा बेहतर हुई तो आप देखोगे कि ह्यूमंस का रवैया बदल गया नेचर को लेकर के, ठीक है। तो पहले क्या थे, नेचर से, प्रकृति से बहुत डरा करते थे, प्रकृति के रहमो करम पे आप कह लीजिए हमारी जिंदगी चलती थी। अब जैसे जैसे तकनीक में यहां पे बदलाव होते गए, तकनीक बदलती गई, बढ़ती गई, तो आप देखोगे ह्यूमन बींग्स को समझ में आया कि प्रकृति से डरने का नहीं, इनफैक्ट प्रकृति में, एनवायरमेंट में प्रेजेंट जो चीजें हैं उसका यूज करने का, लाइफ को आसान बनाने का, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि आज की जो सोसाइटीज हैं उन्होंने अपने प्रिमिटिव टाइम्स को बिल्कुल पास ऑन कर दिया है, जो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट थे अपनी जरूरतों के लिए। आज की सोसाइटीज ने क्या किया है, एनवायरमेंट को थोड़ा बदल दिया है, मॉडिफाई कर दिया। कैसे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तकनीक का इस्तेमाल करके, ठीक है। और इससे आप देखोगे जो नेचर के ऊपर हमारी निर्भरता थी, हमारा डिपेंडेंस था, वो भी कहीं ना कहीं आपको कम होते हुए दिखता है। आज आप देखिए दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हुआ है कि पहले जो है हर काम को करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, मतलब मेहनत आप जबरदस्त लगा देते थे,
लेकिन जो आउटपुट आता था वो इत्तू सा आता था, जरा सा आता था। तकनीक ने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि आपकी मेहनत को कम किया और आउटपुट को यहां पे बढ़ा दिया। तो अभी इंसान के पास ज्यादा समय बचा, और जब उसके पास समय बचा तो उसने बाकी जीवन के एक्सपेक्ट्स को डेवलप करने में उस समय को लगाना स्टार्ट किया। और तभी आप देखोगे जो ह्यूमन सोसाइटीज है, हमारी जो ह्यूमन समाज है, मानव समाज है, वो सार दल सार आप देखेंगे समय के साथ साथ आगे बढ़ता गया, डेवलप होता चला गया। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्शन भी बढ़ाया, साथ ही साथ जो मूवमेंट ऑफ द लेबर है, पहले आदमी डरता था इधर उधर जाने से, दूसरा काम करने से, वो डर खत्म कर दिया। यानी इंसान के पास एक बढ़िया फ्रीडम आ गया अपनी बात को आगे एक्सप्रेस करने का, साथ ही साथ समाज में आगे बढ़ने का। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो इन सभी चीजों को ना ज्योग्राफी ने बहुत बेहतर तरीके से रिकॉर्ड किया है, स्टडी किया है। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या है, तो इससे फायदा यह है दोस्तों, जब आप इसके बारे में स्टडी करते हो आपको पता है कि पुराने ह्यूमंस ने क्या गलतियां की, क्या बेहतर किया, और आप जब आगे कोई नया आविष्कार करोगे, कोई नई तकनीक लाओगे, तो आपको वहां पे उससे बहुत मदद मिलेगी। कहते हैं ना दोस्तों, जो पुराना ज्ञान है, पुराना विज्ञान है, वो आपको नई चीजों का, कहते हैं ना, एकदम इन्वेंशन करने में, उसका क्रिएशन करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको लगता है कि ज्योग्राफी जो है ये सब स्टडी करता है और आपको यहां पे बताता है। अब सवाल उठता है कि इतनी सारी बातें आपने ज्योग्राफी के बारे में जान ली कि ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ाई हम करते हैं। अब सवाल यह भी उठता होगा कि सर ठीक है, आपकी बात सही है, आखिरकार एक बार समराइज करके बता दो कि आखिरकार ज्योग्राफी पढ़नी क्यों चाहिए, क्यों हम पढ़ें इस चैप्टर को, क्यों हम पढ़ें ज्योग्राफी को। तो देखिए, नंबर 1, आपको दुनिया की नॉलेज यहां से मिल जाती है। आप यहां समझ पाते हो कि किस प्रकार का क्लाइमेट, वेजिटेशन, लैंड फॉर्म्स, विभिन्न तरीके की चीजें आपके अर्थ पे मौजूद हैं। अगर आपको पता है वो सारी चीजें, तो आपको उसका बेहतर इस्तेमाल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की स्किल्स बहुत बढ़िया बढ़ती है। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो रिसेंट में मैं एक जगह गया था और वहां मैंने विंध्याचल की पहाड़ियां देखी। अब मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं, वहां मान लीजिए बात की जा रही है भारत के बड़े पुराने जमाने की, जब इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट हुआ करता था, हम पुराने पहाड़ों की बात कर रहे हैं। और वही अगर आप लाइव देखो, उन पत्थरों को लाइव देखो, तो आप वहां से रिलेट करके उसको पढ़ पाओगे। आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आप अपने एनवायरमेंट को बेहतर स्टडी कर पाओगे, है ना। और इसीलिए आप देखोगे ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग, मान लीजिए किसी इलाके में आप गए, कल को आप आईएएस आईपीएस बन गए, तो आपको उस इलाके का, मान लीजिए कोई डेवलपमेंट करवाना है, आपको उस इलाके में कोई पर्टिकुलर एनवायरमेंटल, पर्यावरण ड्राइव चलवानी है, लेकिन आपको वहां के एनवायरमेंट का जीरो नॉलेज है, तब आप क्या करोगे यार। नो डाउट आपको सहयोग करने वाले, हेल्प करने वाले होंगे, लेकिन आपको खुद अगर नॉलेज होगा, पता होगा कि कौन सी चीज कहां बैठेगी, तो शायद आप बेहतर इस्तेमाल कर पाओगे रिसोर्सेस का। दैट इज व्हाई ज्योग्राफी को पढ़ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी कई सारे सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन रखता है, रिश्ता रखता है, नाता रखता है। और तभी आप देखोगे इसे इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कहा जाता है। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है चीजों को जोड़ देना, इकट्ठा कर देना। तो अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई सारी नॉलेज को जोड़ करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। अब इसे इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्यों कहा जाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यहां से आपके स्कूल के पेपर्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 2 नंबर का एक सवाल आ जाए, 3 नंबर का एक सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई ज्योग्राफी इज कॉल्ड एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे कि ज्योग्राफी का एक होलिस्टिक नेचर है। होलिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों एक कंप्लीट नेचर होना। जब किसी चीज की बहुत कंप्लीट तरीके से बात की जाए, सभी कुछ अपने में समा ले, जो दैट्स कॉल्ड होलिस्टिक, राइट। तो ज्योग्राफी जो है, आप देखोगे अलग अलग फिनोमेना को आपस में रिलेट करने का बात करता है। यह समय को भी नापता है और एरिया को भी नापता है। जब आप एरिया रिलेटेड बात करते हैं तो इसे हम ज्योग्राफी में शब्द देते हैं स्पेशियल डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्पेशियल। यानी आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, और जो समय के हिसाब से आप किसी चीज को समझाते हैं तो उसे कहा जाता है टेम्पोरल डायमेंशन। अब जैसे इतिहास की आप बात करिए दोस्तों, तो इतिहास जब आपको हर चीज को समझाता है तो समय के रेफरेंस में समझाता है, तभी उसको टेम्पोरल एनालिसिस कहा जाता है कि इतिहास के अंदर हम टेम्पोरल एनालिसिस करते हैं। पर जब ज्योग्राफी की बात आती है तो ज्योग्राफी ज्यादातर पहले किसको महत्व देता है, किसको इंपॉर्टेंस देता है? हमारे क्षेत्र को। तो कहा जाता है कि भैया ज्योग्राफी जो है कई बार स्पेशियल एनालिसिस करता है कि एरिया का, एक क्षेत्र का। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, फिजिकल एनवायरनमेंट और हमारे जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके बीच के रिश्ते को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। साथ ही साथ अलग अलग नेचुरल और सोशल साइंसेस से ये जानकारी इकट्ठा करता है। तभी इसका अप्रोच क्या कहलाता है दोस्तों? एक हॉलिस्टिक अप्रोच कहलाता है। इसके अलावा दोस्त सिंथेसिस ऑफ नॉलेज। अब अगर आप बात करें नेचुरल साइंसेस की, जैसे जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, है ना, आपका बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये सब क्या है? नेचुरल साइंसेस हैं। सामाजिक शास्त्रों की बात करें तो आपका हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो ज्योग्राफी क्या है? एक ब्रिज है,
एक कनेक्टिंग पुल होता है ना, जैसे जो दो छोर को कनेक्ट करता है, तो वैसे ज्योग्राफी क्या है, एक ब्रिज है। ये क्या करता है, दोनों साइंसेस से इंफॉर्मेशन निकालता है, उसे इकट्ठा करता है, एनालाइज करता है, और तब आपके सामने जो है अर्थ का एक पिक्चर प्रेजेंट करता है, तब आपको समझाता है हर एक फिनोमेना को जो हमारी इस पृथ्वी पे होते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं स्पेशल पर्सपेक्टिव ज्योग्राफी का, मैंने बताया ना क्षेत्र का स्टडी करना, राइट। तो ये अगर आप देखोगे ज्योग्राफी का बहुत ही तगड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमेशा किसी भी फिनोमेना को, किसी भी चीज को जो हो रही है उसके लोकेशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है ये समझता है। ये हमेशा एक सवाल उठाता है यार कि कहां कोई चीज लोकेटेड है, वहां ये चीज क्यों प्रेजेंट है, व्हाई इज इट देयर, एंड ये बाकी चीजों से कैसे रिलेटेड है। इसको कहते हैं किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली चीज का एनालिसिस करना, कि ये चीज वहां क्यों पाई जाती है, किस तरीके से बाकी चीजों से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं बेटा आपको ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी को पढ़ने के जनरली दो तरीके माने जाते हैं, एक कहलाता है आपका सिस्टमैटिक अप्रोच और एक कहलाता है आपका रीजनल अप्रोच। अब सिस्टमैटिक अप्रोच ना आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको डेवलप करने वाले जो ज्योग्राफर थे उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तो जर्मनी के ज्योग्राफर थे, और रीजनल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट को डेवलप करने वाले भी जर्मनी थे। ठीक है, और इनका नाम था दोस्तों हम दैट इज कार्ल रिटर। क्या नाम था इनका, कार्ल रिटर। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के जमाने में ही कार्ल रिटर हुआ करते थे। कार्ल रिटर के द्वारा दी गई है रीजनल अप्रोच और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी आपकी सिस्टमैटिक अप्रोच। तो दोस्तों सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, पूरे फिनोमेना को वर्ल्ड वाइड स्टडी करते हैं। मान लीजिए मैं दुनिया में पाई जाने वाली अलग अलग वनस्पतियों के बारे में पढ़ना हूं कि वर्ल्ड में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले उसको स्टडी करूंगा पूरे दुनिया में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, फिर उसका एक छोटा सा हिस्सा उठाऊंगा और उसको डिटेल में स्टडी करूंगा। यह है मेरा सिस्टमैटिक अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच हमेशा पूरी चीज को पढ़ने में पहले एम्फेसिस डालता है कि पहले पूरी चीज को समझ लीजिए क्या है, उसके बाद उसका इंडिविजुअल पार्ट आप स्टडी करिए। लेकिन रीजनल अप्रोच इसके उल्टा है। रीजनल अप्रोच क्या करेगा, वर्ल्ड के अगर वनस्पतियों के वेजिटेशन के बारे में आप पढ़ रहे हो तो रीजनल अप्रोच में हम पहले उसको डिवाइड कर लेंगे अलग अलग जोन्स में, फिर एक पर्टिकुलर जोन को उठा करके उसको पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम बाकी जोन्स पे जाएंगे। तो रीजनल और सिस्टमैटिक का फर्क दोस्तों यही है कि रीजनल के अंदर जो है आप एक पर्टिकुलर चीज की ज्यादा बढ़िया से डिटेल स्टडी करते हैं, और आप जो है सिस्टमैटिक के अंदर पहले पूरी चीज पढ़ लेते हैं, फिर उसके किसी पर्टिकुलर डिटेल में जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही अप्रोच अगर आप देखोगे तो आपस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों को अलग करके आप नहीं रख सकते दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हमने क्या देखा कि रीजनल अप्रोच में वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया जाता है रीजन्स में, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, एंड उसके बाद आप एक पर्टिकुलर चीज को यहां पे स्टडी करते हो। अब ये रीजन्स नेचुरल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, या फिर एक डेजिग्नेटेड पर्टिकुलर एरिया हो सकता है। ठीक है, चलिए अब एक और बड़ा जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है हमारे क्या कहते हैं ज्योग्राफी का, उसको कहते हैं डुअलिज्म। डुअलिज्म का मतलब होता है दो पहलुओं पे एक साथ आप जब एम्फेसिस डाल रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो। पहले क्या होता था, जो पहले के ज्योग्राफर थे जो ज्योग्राफी पढ़ते थे, उनका मानना था कि इससे जो है ना हम एक चीज को इग्नोर करते रहे, मतलब हम एक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक को इग्नोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डुअलिज्म को पहले बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता। जैसे पहले के ज्योग्राफर जो है आप देखोगे सिर्फ फिजिकल एनवायरमेंट के बारे में ही पढ़ते थे, बिकॉज उनको लगता था कि पहले जो भी कुछ होता है वो सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। लेकिन बाद के ज्योग्राफर्स ने कहा कि देखिए यार, ह्यूमन बीइंग्स भी तो इस अर्थ का पार्ट है, तो ह्यूमंस जो करते हैं, मनुष्य जो एक्टिविटीज करते हैं, उसका भी तो प्रभाव पड़ता है ना अर्थ का। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि दो चीजों की एक साथ स्टडी करना, नेचर को भी पढ़ना और हमारे ह्यूमंस को भी पढ़ना। तो पहले के ज्योग्राफर का मानना था कि बहुत डिस्ट्रैक्टिव है, डुअलिज्म जो है बहुत नेगेटिव चीज है कि आप दो चीजों को साथ में मिला के पढ़ रहे हो। ठीक है, इससे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो दोनों पे। लेकिन बाद के ज्योग्राफर ने कहा कि ऐसा नहीं है, डुअलिज्म इनफैक्ट आप देखोगे स्टडी को और ज्यादा डिटेल बना सकता है। जब आप दो पहलुओं को आपस में कंपेयर करके ना एकदम बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहे हो, तो आप दोनों चीजों को यहां पे समझ पाओगे। ठीक है, और आप देखोगे तभी आगे चल के ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ज्योग्राफी के एज अ डिसिप्लिन पार्ट है। ठीक है, कि ज्योग्राफी तो एक बड़ा सा विषय हो गया, उसके अंदर ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स या विषय हैं जिसको हम सिस्टमैटिक अप्रोच से यहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आ जाता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आप नेचुरल एनवायरनमेंट की पूरी डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी में आप लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके फॉर्मेशन के बारे में, पहाड़ कैसे बने, प्लेट्यूज कैसे बने। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में आप एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पढ़ते हो, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह के बारे में पढ़ना। फिर हाइड्रोलॉजी में आप वाटर बॉडीज स्टडी करते हैं, ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए। ठीक है, जैसे ओशन करंट के बारे में पढ़ना, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ना। पीडोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, जहां आप सॉइल या मिट्टी के बारे में आप पढ़ते हो कि कैसे तरीके से मिट्टी फॉर्म होती है, क्या उनका फीचर है,
कितनी प्रकार की मिट्टियां होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, मतलब आप जब सॉइल पढ़ोगे तो एज अ होल सॉइल के बारे में पढ़ोगे, फिर इंडिविजुअल सॉइल्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलिए फिर अगर हम बात करें बायोजियोग्राफी, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भैया प्लांट्स और एनिमल्स जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहां कहां पाए जाते हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे प्लांट ज्योग्राफी आ जाती है, जिसे आप बॉटनी कहते हैं साइंस के अंदर, जहां सभी प्लांट्स के बारे में आप पढ़ते हो। फिर जूलॉजी आ जाती है या जू ज्योग्राफी आप जिसे कह लीजिए, इसमें आप एनिमल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इनफैक्ट जो बच्चा नीट वीट की तैयारी करता है उनके लिए तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, बट आपको जान के हैरानी होगी कि ज्योग्राफी के अंदर भी हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना, ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरमेंट से कैसे जो है पर्यावरण के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं, कैसे उस पर डिपेंडेंट है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फोकस करते हुए। तो ये सभी आप देखोगे किसके अंदर आ जाता है, अंडर सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए अब ह्यूमन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कल्चरल ज्योग्राफी की ह्यूमन समाज जो है कौन कौन से कल्चर को फॉलो करता है, क्या स्पेशलिटी है उसका, ठीक है। पॉपुलेशन वगैरह को हम स्टडी करते हैं यहाँ पे कई बार, ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर आप देखोगे हम लोग बात करते हैं कि कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बिखरी हुई है, कहां कितने ज्यादा लोग रहते हैं, कहां कितने कम रहते हैं। फिर हम बात करते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी की, इंसान कैसे रहता है, अर्बन एरियाज में किस प्रकार से घर बने हुए हैं, रूरल एरियाज में किस प्रकार से घर बने हुए हैं। तो ये सब आपको ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जानने में बड़ा मदद करता है। आप मान लीजिए जब भारत में चुनाव होते हैं तो वहां पे भी एक बहुत ही बड़ा रोल है ज्योग्राफी का। कैसे, चुनाव के लिए जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं तो वहां पे ध्यान रखा जाता है कि मोर और लेस पॉपुलेशन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सेम रहे, है ना, एक जैसा रहे, बिकॉज वन वैल्यू वन वोट वाला कंसेप्ट चलता है देश के अंदर, है ना। और पॉपुलेशन के बारे में जानकारी कहां से आएगी आपको, वो मिलेगी आपकी ज्योग्राफी से दोस्तों, ठीक है। तो दैट इज वाई कहते हैं ना कि ज्योग्राफी आपको हर जगह दिखती है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जब आप हिस्टोरिकल पैटर्न्स को स्टडी करते हैं यार, जैसे सिटीज कैसे बनी, कैसे कैसे माइग्रेट किया लोगों ने पुराने जमाने में। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जियो पॉलिटिक्स हो गया, किसी दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, हो सकता है किसी रिसोर्स को लेकर के हो रहा हो, तो वहां पे आप देखो जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर मान लीजिए इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, तो आप देख सकते हैं कि बेटा ज्योग्राफी जो है ना हर तरीके से रिलेटेड है मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ। और ये जितने भी सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बात की, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ज्योग्राफी में, ठीक है। कि आप सिस्टमैटिक ढंग से जो है चीजों का एनालाइज करते हो। अब अगर मैं रीजनल अप्रोच की बात करूं कि रीजनल ज्योग्राफी के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, तो रीजनल ज्योग्राफी यहां पे फोकस करता है एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में, ठीक है। जैसे एरिया स्टडीज हो गई, आपने एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उठा लिया, उसके सभी चीजों को यहां पे एनालाइज किया, चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड हो कि वहां की पॉपुलेशन कितना है, मतलब क्या क्या चीजें हैं वहां पे, या फिर रीजनल एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, क्या क्या रिसोर्सेज वहां पे मिलते हैं, ठीक है। रीजनल प्लानिंग, जब आप कोई शहर या गांव बसाते हैं दोस्तों, वहां पे ये रीजनल ज्योग्राफी बहुत काम आती है। आप प्रॉपर प्लान करते हो कि शहर को कैसे बसाया जा सकता है, किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है, कैसे ग्रीन बेल्ट्स बनाए जाएंगे, तो वहां पे आप देखोगे रीजनल प्लानिंग में रीजनल ज्योग्राफी बहुत काम देती है। रीजनल डेवलपमेंट, मान लीजिए कि आपको पता है कि इस इलाके में मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, बट उन मिनरल्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है, कैसे उनको निकाला जाए जिससे पर्यावरण का नुकसान ना हो, तो आप बड़ा इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट के लिए। तो रीजनल डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं तब भी रीजनल ज्योग्राफी एक बहुत ही हैंडी टूल, बहुत ही बढ़िया टूल है आपके लिए, ठीक है। रीजनल एनालिसिस, अब हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, कई सारे क्षेत्रों को स्टडी करते हैं, है ना, मिनरल्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, तो वहां पे भी आप देखोगे हम लोग कई बार क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं रीजनल बेस्ड, तो वो भी क्या किसके अंदर आ जाता है बेटा, रीजनल ज्योग्राफी के अंदर। तो जहां भी आप पर्टिकुलर क्षेत्र का स्टडी कर रहे हो वो किसका पार्ट है, रीजनल ज्योग्राफी का। और एक चीज याद रखिएगा, इंडिविजुअल चीजें नहीं होती, हमेशा जब आप ज्योग्राफी में कुछ भी स्टडी करते हो तो आप रीजन के बारे में स्टडी करते हो और सिस्टमैटिक ढंग से भी स्टडी करते हो, ठीक है। तो दोनों का मिश्रण जब आप करोगे तभी आपको परफेक्ट नॉलेज निकल के सामने आ पाएगा। अब दूसरा सवाल उठता है कि सर क्या क्या टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं ज्योग्राफी में चीजों को समझने के लिए। तो देखिए नंबर 1 है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप को बनाने की आर्ट। देखिए मैप्स एक बहुत ही बढ़िया टूल होते हैं जब आप किसी भी क्षेत्र की स्टडी कर रहे हो। तो अगर आप कार्टोग्राफी के एक्सपर्ट हैं या फिर आपके पास ऑप्शन है, आज तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं आजकल, है ना, तो मैप बनाना किसी इलाके का आपके लिए सबसे बढ़िया टूल हो सकता है। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से पन्ने में भी आपको मिल सकती है। तो कार्टोग्राफी एक तरीका है ज्योग्राफी के अंदर चीजों को स्टडी करने का। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करना, डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना, ठीक है। फील्ड सर्वे मेथड, क्या करना कि भाई डायरेक्ट आप जो है फील्ड में चले गए। एक डेटा कलेक्ट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप मान लीजिए ड्रोन में आपने कैमरा फिट कर दिया तो कुछ इमेजेस आप ले आए, सैटेलाइट इमेजेस को आपने स्टडी कर लिया। फिर आपको मान लीजिए और डिटेल स्टडी करना है तो आप डायरेक्ट उस जगह पे चले गए जहां की बात की जा रही है। इसे हम कहते हैं फील्ड सर्वे करना, यहां पे है ना, डेटा कलेक्शन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू। फिर जीआईएस
जीआईएस सिस्टम हो गया आपका, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। इससे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के हिसाब से जो है सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करके इमेजेस को हम लोग यहाँ पे कैप्चर करते हैं, कंप्यूटर से स्टडी करते हैं उसको। तो जीआईएस सिस्टम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जीपीएस, जिसका इस्तेमाल आप डेली जिंदगी में करते हैं। देखिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल रोल, आपको अपने दोस्त के घर जाना है, रास्ता नहीं पता, आपने मैप्स लगा लिया, जीपीएस लगा लिया। तो जीपीएस क्या करता है दोस्तों, आखिरकार सैटेलाइट इमेजेस लेता है, डेटा को एनालाइज करता है, तब आपको रास्ता और समय दोनों बताता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, एक टूल है ज्योग्राफी के अंदर। रिमोट सेंसिंग मतलब आप दूर से बैठे हुए ड्रोन्स आपने ले लिए या कोई और ऐसा हाईटेक गैजेट ले लिया और उसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, यहां पे चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। मान लीजिए आपको सेटलमेंट स्टडी करना है किसी एरिया का, आपने क्या किया, उसके ऊपर से जहाज उड़ा दिया और वहां से कुछ पिक्चर्स जो है अपने कैप्चर करने स्टार्ट कर दिए। तो जहाज से कभी आप जाएंगे ना तो आपको सेटलमेंट का एकदम क्लियर पिक्चर दिखता है। इवन जो नदियां बहती है ना, वो किस डायरेक्शन से बह रही है, कैसा शेप क्रिएट कर रही है, ये सब आपको ऊपर से ना देखने से बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो आप अपनी लैब में बैठ करके, अपने एरिया में बैठ करके ही इन बड़े बड़े गैजेट्स के थ्रू ना बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हो। दैट इज बेसिकली रिमोट सेंसिंग, कि इंफॉर्मेशन एक्वायर करना अबाउट एन ऑब्जेक्टिवल फिनोमेना। कैसे? विदाउट फिजिकल कंटैक्ट, किसकी मदद से? यूजिंग सैटेलाइट्स या फिर एयरक्राफ्ट। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजियां हैं दोस्तों, टेक्नोलॉजियां हैं जो आपको ज्योग्राफी में मदद करती है डेटा इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, चलिए अब डुअलिज्म के कुछ एग्जांपल्स हो सकता है आपसे आपके पेपर में पूछ लिए जाएं कि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी में हमेशा डुअलिज्म रहा है दोस्तों। ठीक है, हाउएवर अगर आप देखेंगे जो मॉडर्न ज्योग्राफी है वो इसको प्रॉब्लम नहीं मानती, बस बल्कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री मानती है। मतलब जो दो एस्पेक्ट की आप स्टडी करते हो ज्योग्राफी में, इनफैक्ट आपको फायदा देके जाता है। ठीक है, जैसे फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए इसमें कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन तो आप नहीं कहेंगे, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि आप दोनों को एकदम हटा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ह्यूमन एक्टिविटीज आप देखोगे एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं और एनवायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है ह्यूमन एक्टिविटीज पे, तो आप इसको जोड़ के देख सकते हो। तभी कहा गया है ना कि मॉडर्न ज्योग्राफी में से कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों रीजनल और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, देखिए दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी जो है अगर आप देखोगे पूरे एक होल एंटायर चीज को एनालाइज करेगी और रीजनल जो है एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करेगी। तो अगर आप दोनों को मिला के पढ़ोगे तो आप पर्टिकुलर पे भी फोकस कर पाओगे और पूरे सब्जेक्ट को भी समझ पाओगे। तो इसलिए दोनों आप देखोगे अगेन क्या है, कंप्लीमेंट्री। इडियोग्राफिक, नोमोथेटिक, तो देखिए इडियोग्राफिक जो आपका अप्रोच है ये फोकस करता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पे, मतलब पर्टिकुलर जगह है, उसका कोई पर्टिकुलर फीचर है। जैसे एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज, हमने नंदा देवी की बात की, हम सिर्फ नंदा देवी की ही बात करेंगे उसमें, राइट, उसके सभी फीचर्स के, उसके फॉर्मेशन की, उसके मतलब बाकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो ये क्या होगी, इडियोग्राफिक अप्रोच, है ना। अब नोमोथेटिक की बात करें तो यहां पे एक जनरल आइडियोलॉजी हम लोग यहां पे समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे कि हिमालयस कैसे बने। तो अगेन आप देख रहे हो कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। क्या आपने एक अप्रोच से सीखा कि हिमालयस कैसे बने, दूसरे अप्रोच में आपने बात कर ली कि भैया नंदा देवी इतना स्पेशल क्यों है, राइट। तो आप देखोगे कि मॉडर्न ज्योग्राफी में डुअलिज्म एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है और आपको किसी भी चीज के पूरे एस्पेक्ट और एक छोटे से हिस्से को भी अच्छे से समझने में मदद करती है। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखोगे तो दोनों ही अप्रोच से आप एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पे यहां पे आ जाते हो। ऐसे ही अगर आप देखिए थियोरेटिकल और अप्लाइड ज्योग्राफी को, तो थियोरेटिकल ज्योग्राफी में आप क्या करते हैं, थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। अप्लाइड ज्योग्राफी में आप ये देखते हैं कि वो थ्योरी या वो जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है उसको कैसे रियल जीवन में अप्लाई किया जा सकता है और इससे आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी जब तक आपको नहीं पता होगी दोस्तों आप एप्लीकेशन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये नहीं कह सकते कि थ्योरी ही सही है या एप्लीकेशन ही सही है। थ्योरी और एप्लीकेशन दोनों एक साथ काम करेंगी, तभी आपको परफेक्ट रिजल्ट यहां पे निकल के आ पाएगा। मान लीजिए आपने अर्थक्वेक के बारे में या लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ा, ठीक है, और फिर आपने पढ़ा कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो मान लीजिए आपने ये पढ़ लिया होता कि बचा कैसे आ सकता है, ये पता ही नहीं होता कि लैंडस्लाइड अर्थक्वेक होता क्या है, तो आप क्या करते हैं, आप कहीं पता ही नहीं लगा पाते कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और उसके यूजेज का भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई डुअलिज्म, अगर आपसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि देखिए यार डुअलिज्म जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ज्योग्राफी के लिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं, एग्री हैं, तो आप कहेंगे नहीं, मैं बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं हूं। बिकॉज पुराने ज्योग्राफर्स का मानना था कि डुअलिज्म यानी दो एस्पेक्ट्स के, दो पहलुओं की स्टडी करना प्रॉब्लमेटिक है, इससे आप फोकस नहीं कर पाते, लेकिन ये सरासर गलत बात है। मॉडर्न ज्योग्राफर्स इसे नहीं मानते, वो कहते हैं कि दोनों ही एस्पेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आप दो तीन एग्जांपल्स देकर के डुअलिज्म को यहां पे समझा सकते हैं। सर क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं ज्योग्राफी के एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पे जो एक्चुअली इसको एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाता है। दोस्तों ज्योग्राफी में जब भी आप किसी चीज की स्टडी करोगे, ज्योग्राफी को हमेशा तीन बातें पूछनी है आपसे। ठीक है, पहला जो ज्योग्राफी अगर आपसे पूछेगा, मैं भी आप पे आता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन पे, ठीक है, फिर हम लोग वापस इस पे आते हैं। तो पहला जो ज्योग्राफी आपसे पूछेगा वो ये है कि कोई चीज कहां पे है, दैट इज वेयर इट इज लोकेटेड। दूसरा आपसे पूछेगा कि क्या है वो चीज, और तीसरा आपसे पूछेगा कि क्यों है ये चीज।
तो कहां है, क्या है और क्यों है, ये 3 सवालों का अगर आप आंसर निकाल लेते हो तो आपको हर चीज बहुत साइंटिफिकली यहां पे समझ में आ जाएगी। और ज्योग्राफी को इसीलिए एक साइंटिफिक डिसिप्लिन कहा जाता है बिकॉज यहां पे हर चीज को एनालाइज करता है कि क्यों चीज, मतलब कौन सी चीज है, कहां पे है और किस लिए है, कॉज एंड इफेक्ट को यहां पे जो है स्टडी करता है। तो क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में, बताइए ज्योग्राफी का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझाता है दोस्तों, तो वो है क्वेश्चन वाई, कि कोई चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन है और क्या उसका इंपैक्ट है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं। तो मैंने आपको यही बताया था कि ज्योग्राफी जो है बेटा बहुत सारे सब्जेक्ट से इंटरलिंक्ड है, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े भी, इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जैसे अगर ज्योग्राफी और मैथ्स का अगर हम रिलेशन देखें, फिजिक्स का रिलेशन देखें, तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, इन सभी में आप देखोगे ज्योग्राफी और मैथ्स का कॉम्बिनेशन आपको दिखता है। ठीक है, ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन आपको सॉइल साइंस में, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में दिखता है। बायोलॉजी के साथ आप बायोजियोग्राफी में इसका कनेक्शन देखते हो। जियोलॉजी के साथ जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आप देखते हो। इसमें भी आप देखोगे फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर उसको पता ही अच्छे से है ना, कि काफी सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं जब लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हो कई बार। ठीक है, फिर आप देखोगे ज्योग्राफी का रिलेशन जो है पॉलिटिकल साइंस के साथ भी। जैसे आप देखिए सोशल ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। वहां पे पॉपुलेशन कैसे रहती है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करते हो, राइट। देन वी हैव फिलॉसफी के साथ, इवन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स हैं जहां पे हम ज्योग्राफी को रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉसिबिलिज्म हो गया, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो गया। ठीक है, इसका थोड़ा थोड़ा एस्पेक्ट आप पढ़ोगे आपके क्लास 12 के अंदर भी। फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं बच्चे की ज्योग्राफी कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इनफैक्ट इसको समराइज करता हुआ एक पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा आपके एनसीईआरटीज के अंदर दोस्तों। तो एक पूरा प्यारा सा चार्ट है आपके एनसीईआरटी में, बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, इसको याद आपको नहीं करना है, बस ये आपको समझाने के लिए है कि भैया ज्योग्राफी के अंदर आप देखिए कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट्स यहां पे रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी दोनों वहां कनेक्ट हो जाता है। स्टैट्स के बारे में आप पढ़ते हो तो स्टैटिस्टिकल अगर आप देखेंगे, मतलब आप आइडियोलॉजीज को पढ़ते हैं तो भी आपका ज्योग्राफी वहां पे कनेक्टेड आपको दिखता है। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही बेटा ये सारे वो सब्जेक्ट्स है जहां पे आप देखोगे कि ज्योग्राफी इनसे आपस में रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक और एनसीईआरटी का छोटा सा प्यारा सा फ्लो चार्ट है जो आपको बताता है कि ज्योग्राफी की कितनी ब्रांचेस हैं, रीजनल बेस पे और सिस्टमैटिक बेस पे। तो इसको डिटेल में ऑलरेडी इस वीडियो में बच्चे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको स्कूल्स में नहीं आएगा, सिर्फ आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी ने आपको यहां पे दे दिया है। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। अब सर मुझे किस चीजों पे फोकस करना है, तो इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी कि इस चैप्टर से कई बार सवाल आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन ज्योग्राफी व्हिच मेक्स इट अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो आपको वेयर, व्हाट एंड व्हाई वाला सवाल करना है। इसके बाद ज्योग्राफी में डुअलिज्म किसे कहते हैं उसको एग्जांपल समझाइए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपके सामने कई बार ये भी आता है सवाल कि भैया ये बता दो कि ज्योग्राफी के इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कैसे है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपके सामने आ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बच्चे तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि फटाफट से बताइए कि ज्योग्राफी का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिलते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें एक ना एक सवाल आपको जरूर टकराएगा। ठीक है, या ये पूछ सकता है बहुत आसान सवाल में कि हाउ टेक्नोलॉजी हैज चेंज द ह्यूमन सोसाइटीज, तो आप यहां पे टेक्नोलॉजी के एग्जांपल देते हुए समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ दोस्तों जो है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर, ये टॉपिक हो गया खत्म। तो भाई चैप्टर रिकैप से पूरा चैप्टर एकदम शॉर्ट में निपटा दिया। देख रहे हो डॉगेश भैया कितने खुश हैं हमारे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस छोटे से प्यारे सेशन में। 32 से 33 मिनट का वीडियो है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि आप अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाओ बहुत ही कम ड्यूरेशन में। ठीक है, तो ये मान लीजिए मोटा मोटा मतलब अपन ट्राई करेंगे ऐसे 35 40 45 मिनट के वीडियोस। अब नो डाउट बेटा जब आप बैच में जाते हो, आप कोई भी बैच लेके पढ़ रहे हो, तो वहां पे हम इसी को बहुत डिटेल में करते हैं बिकॉज बहुत समय होता है अपने पास। ठीक है, बट जब आपको इफेक्टिव स्टडी करनी है कि सर कम टाइम में मेरा लेट्स से मिड टर्म आ रहा है, मेरा कोई टेस्ट आ रहा है, मुझे एक ऐसा वीडियो दे दो जो फटाफट से मुझे कंसेप्ट रिवाइज करा दे। बिकॉज बैच में तो यार मैं पढ़ता ही हूं, मैं डिटेल के अंदर मुझे सब कुछ है मेरे पास, बट एक ऐसा वीडियो जो एकदम शॉर्ट में मेरे को कंसेप्ट्स को रिवाइज करा दे, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दे, इंपॉर्टेंट नोट्स बता दे भाई, तो उसके लिए ये वीडियोस आपके लिए एकदम जबरदस्त हैं बच्चों, है ना। कहते हैं ना संजीवनी जिसे कहा जाता है, संजीवनी बूटी। तो भाई ये संजीवनी बूटी आपको तभी मदद करेगी जब आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखेंगे, है ना,
और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई करेंगे। मिलता हूं और मजेदार वीडियोस के साथ और नए चैप्टर्स के साथ, मतलब जो आपके कोर्स के हैं, आपके अगले वीडियो के अंदर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, आपका गाइड कुणाल दिस साइड, साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले प्यारे से सुपर्ब से डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।